Hello students, I welcome you all to my YouTube channel and Mohammed Story Circle. This is the part 2 of the chapter Mahabalipuram. So if you have not watched part 1st of this chapter, then go to the playlist and watch that video first and then you can jump to this video. है ना? अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो फिर उससे पहले देख लें, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि इससे पहले मैंने जो पढ़ा दिया है वो आपको समझ में आ जाए। चलो एक बार मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि पहले मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है। तो यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत में मैंने ऊपर ये जो दिया गया है इस चैप्टर के बारे में एक शॉर्ट ब्रीफ इसको बता दिया है। फिर उसके बाद अर्जुनास पेनांस, अर्जुन की तपस्या को मैंने पढ़ा दिया है। उसके बाद मैंने केव टेम्पल को भी पढ़ाया है और केव टेम्पल की शुरुआत हुई थी, है ना, उसमें वराह केव टेम्पल मैंने पढ़ा दिया है ना। फिर उसके बाद आज से हम कंटिन्यू करेंगे महिषासुर मर्दनी केव टेम्पल के बारे में, है ना। अगर आप इतना सब नहीं देखे हैं तो फिर यहाँ से आप देखोगे तो फिर उसके बाद भी आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट। महिषासुर मर्दनी केव टेम्पल, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। दिस इज अनदर स्ट्रक्चर लाइक द वराह केव एंड बिलोंग्स टू द पीरियड ऑफ नरसिम्हावर्मन सेकेंड। मतलब महिषासुर मर्दनी केव टेम्पल जो है ये बिल्कुल वराह केव टेम्पल की तरह ही है और उसी की तरह दिखाई देता है और ये भी बिलोंग करता है नरसिम्हावर्मन सेकेंड के टाइम से, है ना। हाउएवर इट इज़ मोर एडवांस्ड इन आर्किटेक्चरल टेक्निक। देखो, आर्किटेक्चरल टेक्निक कहने का मतलब जो कि इस टेम्पल का जो बनावट है, इसका जो नक्शा है, इसका जो आर्किटेक्चर है वो थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस है, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। किससे? अगर आप कंपेयर करते हो सिर्फ वराह टेम्पल के साथ, है ना। द मेन गॉड हियर इज शिवा सीन विद द पार्वती एंड देयर सन स्कंदा। अब ये जो महिषासुर मर्दनी केव टेम्पल जो है इसमें जो मेन भगवान है, जो मेन गॉड है वो है शिव, है ना, भगवान शिव है, जो कि इस टेम्पल में अपनी पार्वती के साथ और अपने बेटे स्कंदा के साथ दिखाई दे सकते हैं। मतलब ये जो महिषासुर मर्दनी है उसमें भगवान शिव, पार्वती और उनके बेटे स्कंदा की मूर्ति है। द साइड्स ऑफ दिस टेम्पल टू हैव ब्यूटीफुली स्कल्पचर्ड पैनल्स। और ये जो मंदिर है, ये जो केव टेम्पल है, इसके जो दीवार हैं, इसके जो साइड्स हैं ना, उनको काफ़ी अच्छे से उनके ऊपर स्कल्पचर्स, उनके ऊपर मूर्तियों का एक पैनल बनाया गया है नक्काशी करके। अब आप ये देख सकते हो, ये है आपका महिषासुर मर्दनी केव टेम्पल और यहाँ पे दीवारों पे आपको दिख रहा होगा ये सारे के सारे मूर्तियों के पैनल लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको दिखाया ना ओवरव्यू ऑफ द केव, ये है आपका केव का ओवरव्यू। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्या बताया गया है, पैनल ऑफ दुर्गा, है ना, पैनल ऑफ दुर्गा किलिंग दी बुफेलो हेडेड डेमन महिषासुरा। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया गया है जिसमें दुर्गा देवी को बताया गया है जो कि एक बुफेलो हेडेड, है ना, महिषासुर को क्या कर रही हैं, मार रही हैं, है ना। डेमन कहने का मतलब राक्षस होता है, बुफेलो हेडेड मतलब भैंस के सिर वाला एक राक्षस है जिसका नाम क्या है, महिषासुर, उसको दुर्गा यहाँ पे मार रही हैं। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं लोग। विष्णु रिक्लाइनिंग ऑन द सार्पेंट आदिशेष। अब देखो, रिक्लाइनिंग का मतलब होता है लेटना, आराम करना, है ना, और आदिशेष के ऊपर ये क्या कर रहे हैं, भगवान विष्णु काफ़ी थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, रिक्लाइन कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये महिषासुर मर्दनी केव टेम्पल का ओवरव्यू हमने देख लिया था, ठीक है। यहाँ से अब हम लोग आ जाते हैं दी 5 रथ्स के बारे में। किसके बारे में? दी 5 रथ्स के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। एज वी वॉक फर्दर डाउन, अब यहाँ पे ऑदर कहती हैं कि जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ऑदर नहीं, ऑदर के साथ में जो लोग गए हैं घूमने के लिए वे लोग कहते हैं और वे लोग ऑदर के साथ में ही हैं। तो यहाँ पे जो विजिटर्स हैं वो कहते हैं कि जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, वी कैन सी सम मॉन्यूमेंट्स क्लोज टू ईच अदर। हम कुछ बिल्डिंग्स, कुछ मॉन्यूमेंट्स, कुछ महलों को देख सकते हैं जो कि एक दूसरे के काफ़ी करीब में है, एक दूसरे के पास में है। एट द साउथ एंड ऑफ द कॉम्प्लेक्स, और उस एरिया, उस कॉम्प्लेक्स के साउथ एंड में ये लोग अभी घूम रहे होते हैं ना। दे लुक लाइक रेगुलर टेम्पल्स, और ये जो टेम्पल्स दिख रहे थे ये बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे, है ना। मतलब रेगुलर टेम्पल कहने का मतलब जो शहर में, सिटी में जो आम जो टेम्पल्स होते हैं उन्हीं की तरह ये दिखाई दे रहे थे, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था। However, each is a monolith। हाँ, और इसमें खास क्या था
कि वो जो सारे के सारे टेम्पल थे वो मोनोलिथ थे, है ना। अब मोनोलिथ क्या होता है? मोनोलिथ इज ए स्ट्रक्चर कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल रॉक। मतलब एक ही पत्थर को अगर काट छांट कर उसको नक्काशी करके, है ना, उसकी कटाई करके अगर आप एक मंदिर बना देते हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग मोनोलिथ कहते हैं लोग। और यहाँ पे, है ना, मोनोलिथ एंड हेवन आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ रॉक। हेव कहने का मतलब होगा काटना। तो एक ही पत्थर को तराश के उसे काट करके उसका मंदिर बनाया गया था, है ना। यही खासियत थी उन सारे मंदिरों की, है ना। आपको दिख रहा होगा ये वाला जो है द ओल्ड एंड न्यू लाइट हाउस। अच्छा, ये लाइट हाउस की बात कह रहा है ना। अभी हम लोग 5 रथ पे हैं लोग। The famous ones are called the five Raths, और as the local tradition has it, the पंच पांडव रथ्स। कहने का मतलब है ये जो सारे के सारे जो मंदिर हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं लोग, 5 रथ्स कहते हैं लोग, है ना। और वहाँ के परंपरा के अकॉर्डिंग, वहाँ के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग इसको क्या कहा जाता है, पंच पांडव रथ्स कहा जाता है। जैसे कि आपको पता होगा महाभारत में पांडवों की संख्या कितनी थी, 5 थी। बिकॉज दे हैव द शेप ऑफ रथ्स और कैरियजेस। और इनको रथ मंदिर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनका शेप, इनका बनावट जो है ना, एक रथ की तरह और एक कैरियज की तरह है ना। However, historically they have no connection with the पांडव ब्रदर्स। हालांकि इन रथ मंदिरों का, है ना, महाभारत के पांडव ब्रदर्स, पांडव भाइयों से कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई भी कनेक्शन नहीं है। Maybe there are so called, maybe they are so called because there are 5 of them and each of a different shape and size। और यहाँ पे इन्हें पंच रथ मंदिर, है ना, पंच पांडव रथ मंदिर इसीलिए कहा जाता हो क्योंकि ये सारे के सारे एक दूसरे से अलग थे, है ना, शेप में, साइज में, है ना, सब एक दूसरे से अलग थे। और जहाँ तक आपको पता होगा कि पांचों पांडव जो लोग थे, है ना, उनका भी क्या था, उनकी भी क्वालिटी एक दूसरे से अलग थी। अब देखो पांचों पांडवों का नाम तो शायद मुझे याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, अगर मैं कोई भी मिस कर जाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखो, जहाँ तक मुझे बात याद है कि फर्स्ट जो सबसे बड़े पांडव थे, शायद उनका नाम क्या था, धृतराष्ट्र। देखो मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि मुझे उतनी जानकारी नहीं है, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा लोग। तो शायद फर्स्ट वाले थे धृतराष्ट्र, उसके बाद भीम थे, शायद भीम थे, फिर उसके बाद नकुल थे, नहीं शायद आपके धृतराष्ट्र के बाद भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल और फिर सहदेव। देखो अब मैंने बोल तो दिया, लेकिन इसका अगर सीक्वेंस मिस कर रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको सही सीक्वेंस में आप बड़े से छोटे में लगा सकते हैं। और इन सब की क्वालिटी भी काफ़ी अलग अलग थी, है ना। धृतराष्ट्र शायद काफ़ी होशियार थे और भीम जो है ना गदाधारी थे शायद, अर्जुन तीरंदाज थे, है ना, नकुल शायद घुड़सवार थे, है ना, और सहदेव की क्वालिटी मुझे याद नहीं आ रही है, जो कि आप लोग मेंशन कर सकते हैं ना। तो इन पांचों पांडवों की क्वालिटी एक दूसरे से अलग थे ना, इसीलिए इन मंदिरों को भी पंचरथ मंदिर कहा जाता था। क्योंकि पंच पांडव रथ कहा जाता था क्योंकि इनके भी शेप साइज एक दूसरे से अलग थे। The life-size stone elephant beside the fifth temple is one of the most perfectly sculpted elephants in India। कह रहा है कि एक जिंदा हाथी का जो तस्वीर बनाया गया है ना मंदिरों के बगल में, ये भारत का सबसे परफेक्ट, है ना, स्कल्प्टेड एलिफेंट है ना। मतलब एक पत्थर पे तराश के, एक पत्थर को तराश के जो भी हाथी बनाया गया, जो भी एलिफेंट बनाया गया है, वो सबसे शानदार यहीं पे है, महाबलीपुरम में। आप यहाँ पे अब देखो, कहने की बात ये है आपका पंचरथ मंदिर, ये आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे। और इसी के बगल में एक एलिफेंट का ये एक पत्थर को काट कर, पत्थर को तराश कर एक एलिफेंट का मूर्ति बनाया गया है ना। तो यही आपके पंचरथ मंदिर है। ओके, तो ये बताया गया है कि भारत में सबसे अच्छा जो पत्थर को तराश करके उसका जो एलिफेंट बनाया गया है वो महाबलीपुरम में ही है। Strangely enough, none of the monoliths have been completed, and so far there has been no evidence to indicate why the work on these monuments was stopped abruptly। यहाँ पे बताया गया है कि ये बात देखकर काफ़ी हैरानी होती है कि इन मोनोलिथ्स पे जो भी काम किए जा रहे थे वो कभी भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। मतलब जो भी काम हुए यहाँ पे पत्थरों को तराश के, उन्हें काट के मंदिर बनाना, एलिफेंट बनाना, ये सारे काम मुकम्मल कंप्लीट पूरा नहीं हुए हैं। और आज तक इसका कोई भी ऐसा एविडेंस, कोई भी ऐसा साक्ष्य
प्रमाण नहीं मिला है कि ऐसा क्यों हुआ है कि काम को अचानक से रोकना पड़ा था। इन मॉन्यूमेंट्स में जो भी काम चल रहा था उन्हें एब्रप्टली अचानक रोकना पड़ा था। इसका रीज़न क्या है ये आज तक पता नहीं चला है ना। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे लाइट हाउस के बारे में, है ना। तो यहाँ पे दिया है ओल्ड लाइट हाउस। तो सबसे पहले देख लेते हैं लोग ओल्ड लाइट हाउस कौन है, इसका पिक्चर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये वाला है दी ओल्ड एंड दी न्यू लाइट हाउस। ये वाला है ओल्ड लाइट हाउस और न्यू लाइट हाउस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है न्यू लाइट हाउस। ये वाला जो बड़ा वाला दिख रहा है ये वाला है आपका न्यू लाइट हाउस। तो इसको देख लेते हैं लोग, पढ़ लेते हैं लोग। The monument, now known as the Old Lighthouse, is situated atop the rock next to the New Lighthouse। कह रहा है कि वो मॉन्यूमेंट जिसको ओल्ड लाइट हाउस कहा जाता है वो एक चट्टान के ऊपर सिचुएटेड है ना, अटॉप टू दी नेक्स्ट लाइट हाउस, और नेक्स्ट लाइट हाउस के थोड़ा सा ऊपर है ये। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो, सॉरी नेक्स्ट बोले न्यू लाइट हाउस, ये न्यू लाइट हाउस है और इसके ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है आपका ओल्ड लाइट हाउस, है ना। और ये एक चट्टान एक पत्थर के ऊपर दिया गया है। ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी, मतलब 8वीं शताब्दी के समय, इट वॉज अ पल्लव टेम्पल। ये जो ओल्ड लाइट हाउस जो है यहाँ पे जो पिक्चर दिख रहा है ये क्या था, इट वॉज अ पल्लव टेम्पल। ये पल्लव साम्राज्य का एक टेम्पल, एक मंदिर हुआ करता था। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस टेम्पल वॉज डैमेज्ड एंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कह रहा है कि एक समय आया, उस समय पे क्या कर दिया गया था, इस टेम्पल को डैमेज कर दिया गया था, इसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। खास करके ब्रिटिश शासन जब भारत में लागू हुआ, इट वॉज यूज्ड एज अ लाइट हाउस टू गाइड शिप्स दैट वेयर नियर द कोस्ट, है ना। और फिर जब भारत में ब्रिटिश का शासन हो गया तो इसको है ना मंदिर के तरह ट्रीट नहीं किया जाने लगा, इसको लाइट हाउस की तरह ट्रीट किया जा रहा था, ताकि ये जो है ना जो शिप्स आ रहे होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, व्यापार करने के लिए, उनको रास्ता दिखाया जा सके, है ना। द एंशिएंट स्कल्पचर्स ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ शिवा कैन स्टिल बी सीन ऑन इट्स वॉल। कह रहा है कि ये जो ओल्ड लाइट हाउस है इस पे अभी भी भगवान शिव के अलग अलग तरह की मूर्तियों को देखा जा सकता है ना। A narrow passage with modern iron railing goes round the structure and has a superb view of the town and the sea beyond। कहने का मतलब है कि इसके ऊपर जो है ना, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं फर्स्ट वाले में तो ये देख सकते हो ये आयरन का क्या लगा हुआ है, इसमें एक रेलिंग लगा हुआ है। ध्यान से देखो यहाँ पे आयरन की एक रेलिंग लगा हुआ। अगर यहाँ से ऊपर आप चढ़ जाते हो तो जो सी का और जो समुद्र है, जो शहर है, उसका काफ़ी अच्छा नज़ारा आप वहाँ से देख सकते हो, है ना। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं द शोर टेम्पल। किसको पढ़ेंगे लोग, द शोर टेम्पल को। वी आर नाउ एट द बीच एंड द शोर टेम्पल। अब देखो शोर का मतलब वैसे ही होता है समुद्र का किनारा, है ना, समुद्र का किनारा। तो यहाँ पे समुद्र के किनारे पे जितने भी टेम्पल हैं उनको यहाँ पे क्या नाम बताया गया है, द शोर टेम्पल। तो अब हम लोग समुद्र के बीच पे आ गए हैं और शोर टेम्पल को देख रहे हैं, उसे विजिट कर रहे हैं। सिचुएटेड ऑन द सैंड्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे ये लोग बे ऑफ बंगाल की तरफ हैं। आपको पता होगा कि दो तट है हमारे यहाँ, एक पूर्वी घाट है और एक पश्चिमी घाट है। तो यहाँ पे ये लोग कौन से घाट में है, पूर्वी घाट में है, जिसको बे ऑफ बंगाल का एरिया पड़ता है। और पश्चिमी घाट जो है ना वो अरेबियन सागर का एरिया पड़ता है, जिसको हम लोग उसको क्या बोलते हैं लोग, मालाबार तट बोलते हैं लोग। और यहाँ पे इस बार बे ऑफ बंगाल को शायद कोरोमंडल तट बोलते हैं लोग, है ना। तो सिचुएटेड ऑन द सैंड्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल द शोर टेम्पल स्टैंड्स लाइक अ मैग्निफिसेंट सेंटिनल, है ना। सेंटिनल, सेंटिनल का मतलब होता है एक गार्ड, एक पहरेदार जो किसी चीज़ की रखवाली करता है, ओवरलुकिंग द सी। अब यहाँ पे बताया गया है कि ये जो शोर टेम्पल जो बे ऑफ बंगाल के रेत में जो खड़ा हुआ है ना, ये जो शोर टेम्पल है, ऐसा लगता है कि कोई गार्ड हो, कोई रखवाली कर रहा होता है, किस चीज़ का, समुद्र का, है ना। तो एक गार्ड की तरह ये काम करता है। द टू टावर्ड एलिगेंटली प्रोपोर्शन। कह रहा है कि ये जो शोर टेम्पल है इसमें दो टावर हैं और इसको काफ़ी शानदार तरीके से इन दोनों टावर को एक प्रोपोर्शन में रखा गया है। चलो इसका पिक्चर देख लेते हैं लोग पहले शोर टेम्पल का। ये है आपका द शोर टेम्पल। ध्यान से देखो इसको, ये जो टेम्पल है ये एकदम रेत में पड़ा हुआ है ना। और इसमें दो टावर आपको काफ़ी आसानी से दिख रहा होगा। चलो ठीक है, बैक टू दी टॉपिक। हाँ,
तो इनको काफ़ी अच्छे से क्या किया गया है, प्रोपोर्शन किया गया है। A structural temple represents the height of पल्लव आर्किटेक्चर। कह रहा है कि ये जो शोर टेम्पल है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो पल्लव साम्राज्य के आर्किटेक्चर, वहाँ के है ना वास्तुकला, वहाँ के घर बनाने की उन लोगों की जो कला थी उसको काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब है कि जो पल्लव लोग थे वो आर्किटेक्चर में काफ़ी आगे थे, उनका नक्काशी करने का और किसी चीज़ के, किसी बिल्डिंग के नक्शे बनाने का जो स्किल था वो एकदम अद्भुत था। The towers above the shrines in the temple can be seen from a long distance and are popular landmarks in this town। कह रहा है कि ये जो टावर्स हैं है ना, जो कि शोर टेम्पल के ऊपर लगा हुआ है ना, इसको काफ़ी दूर से देखा जा सकता है और ये जो टाउन का सबसे पॉपुलर लैंडमार्क्स भी है ना। Most of the sculptures on the walls of this temple are eroded because of the salt laden। कहने का मतलब है कि इन जो टेम्पल्स पे जो स्कल्पचर्स लगे हुए हैं, जो मूर्तियाँ लगी हुई हैं है ना, वो अब इरोड कर रही हैं। इरोड कहने का मतलब झड़ रही हैं है ना, मिट रही हैं, क्योंकि है ना जो समुद्र से बहने वाली जो हवा है जिसमें नमक की मात्रा, सॉल्ट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, वो उनका क्षय कर रही है, उन्हें इरोड कर रही है ना। द salt laden wind from the sea blowing constantly against them, है ना। तो उन मूर्ति के अगेंस्ट जो साल्ट लैडन मतलब नमक से भरी हुई जो हवा बहती है वो इन मूर्तियों का क्या कर रही है, उन मूर्तियों को डिस्ट्रॉय कर रही हैं और ये मूर्तियां बर्बाद हो रही हैं। Interestingly, the first Europeans who traveled this way called this the town of the seven pagodas। कहने का मतलब है कि पहली बार जब यूरोप के लोग इस रास्ते से है ना यहाँ पे आए तो उन लोगों ने इस टाउन को क्या कहा था, सेवन पगोड़ाज कहा था। Though we see only one temple now, लेकिन हम लोग सिर्फ एक ही टेम्पल अभी देखते हैं। कहने का मतलब वहाँ पे उन लोगों ने कहा था कि यहाँ पे 7 टेम्पल है ना, लेकिन अभी हमें कितने टेम्पल दिखाई देते हैं, सिर्फ एक ही टेम्पल दिखाई दे रहा है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। Local people have always said that 6 other temples stood beside the shore temple on the rock-strewn beaches of Mahabalipuram। अब वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनका ये मानना है, और या वे लोग बहुत पहले से ये बात कहते आ रहे हैं, ये जो अभी शोर टेम्पल दिखाई दे रहा है इसके बगल में 6 और भी अलग अलग टेम्पल महाबलीपुरम में हुआ करते थे, है ना, जो कि अब दिखाई नहीं देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जरा इन पिक्चर्स को ध्यान से देख लेते हैं क्या बताया गया। ये तो आपका शोर टेम्पल हो गया, ये तो आपको पता है। और फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, इरोडेड वॉल ऑफ द शोर टेम्पल। अब यहाँ पे देखो, ये शोर टेम्पल का जो वॉल है, इसके जो मूर्ति का जो डिज़ाइन बनाया गया है ये धीरे धीरे झड़ रहा है, क्योंकि इसके अगेंस्ट एक ऐसी हवा चलती है जिसमें नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हवा जो होता है वो थोड़ा सा भारी हो जाता है, थोड़ा सा हेवी हो जाता है, जिसकी वजह से जिस पे जो नक्काशी की गई होती है वो इरोड हो जाता है। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। Fishermen have often reported seeing stone structures glinting in waters। देखो, ग्लिंटिंग कहने का मतलब होता है चमकना, और फिशरमैन का मतलब मछुआरे। तो मछुआरे लोगों ने ये हमेशा रिपोर्ट किया है, ये बात को बताया है कि उन्हें एक मूर्ति जैसा स्ट्रक्चर है ना पानी में चमकते हुए कभी कभी दिखाई देता है। We must also remember that the Coromandel coast is prone to violent cyclones that have destroyed towns and even a railway bridge in recent memory। कहने का मतलब है ये जो कोरोमंडल तट है, जो पूर्वी घाट है ना, ये काफ़ी वायलेंट एरिया है साइक्लोन्स के लिए। यहाँ पे साइक्लोन्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आता रहता है, और इसने कई बार है ना काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी किया है, टाउन को बर्बाद किया है, काफ़ी क्षति पहुँचाई है। यहाँ तक कि इसने एक रेलवे ब्रिज को भी गिरा दिया था रिसेंट टाइम में। सो मे बी देयर आर अदर टेम्पल्स बरीड इन द सैंड्स ऑफ महाबलीपुरम। तो ऐसा हो सकता है कि जो बाकी जो 6 शोर टेम्पल्स थे वो क्या हो गए हैं, है ना, साइक्लोन की वजह से आपके इस बालू में, इस रेत में दफन हो गए हैं, है ना, मतलब ढह चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। When the tsunami struck in 2004, अब यहाँ पे बताया गया कि जब 2004 में सुनामी आया था, the sea drew back about half a kilometer। जो समुद्र है ना लगभग आधे किलोमीटर पीछे चला गया था, है ना, जहाँ पे पहले समुद्र था उससे पीछे
हाफ किलोमीटर चला गया था। तो जो पार्ट मतलब वहाँ पे पहले पानी के अंदर डूबा हुआ था वो भी अब दिखाई दे रहा था। People watching from the shore saw a row of large rocks jutting out of the sands just before the waves rushed back again. कहने का मतलब है कि शोर पे रहने वाले, किनारे पे रहने वाले लोगों ने ये बात बताई कि जब समुद्र आधा किलोमीटर पीछे चला गया था तो हमें जो है ना पत्थरों का एक रो दिखाई दे रहा था जो कि बालू के ऊपर तक दिख रहा था, बालू के ऊपर झांक रहा था। जॉटिंग का मतलब उभार दिख रहा था, है ना। तो हो सकता है कि ये क्या हो सकता है, उन्हीं मंदिरों का स्ट्रक्चर्स हो सकता है जो कि बालू के अंदर, रेत के अंदर, सैंड के अंदर दफन हो चुके हैं। कहने का मतलब इससे पहले कि उसके बारे में जांच पड़ताल किया जा सकता तब तक समुद्री जो वेव जो पीछे चला गया था वो फिर से अपनी जगह पे वापस आ गया। After the tsunami, there were some permanent changes to the shoreline that left previously buried sculpture and small structures exposed on the beach. कहने का मतलब जब भी सुनामी आता है तो जो समुद्र का जो लाइन होता है, जो तटीय रेखा होती है, वो थोड़ा बहुत बदल जाता है ना। कहीं आगे हो जाता है, कहीं पीछे हो जाता है। तो यहाँ पे जब भी शोर लाइन थोड़ा सा शिफ्ट होता है तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो पहले से दिखाई नहीं दे रही होती है वो सबके सामने एक्सपोज हो जाती हैं, वो सारी चीज़ें दिखने लगती हैं। यहाँ पे कह रहा है कि छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो दिखाई देने लगते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स आर वर्किंग नाउ टू सी व्हाट इज बरीड इन द सैंड्स। अब देखो, आर्कियोलॉजिस्ट वे लोग होते हैं जो इतिहास के चीज़ों की खोजबीन करते हैं, उसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं और पता लगाते हैं कि ये जो चीज़ है, पर्टिकुलर चीज़, ये किससे बिलोंग करती है, ये किस समय का है, इसको किसने बनवाया था और इसका पर्पस क्या था, इसका मकसद क्या था, है ना। इसको हिंदी में पुरातत्ववेदा भी कहा जाता है। सो आर्कियोलॉजिस्ट आर वर्किंग नाउ टू सी व्हाट इज बरीड इन द सैंड्स अंडर द वेव्स, है ना, एट महाबलीपुरम। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। इस तरीके से हमने अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे ये देखो, अ न्यूली अनकवर्ड स्कल्पचर, ये एक नया स्कल्पचर है जो कि शोर लाइन के शिफ्ट होने की वजह से इनको कहाँ पे मिला है, समुद्र के नीचे से मिला है, बालू के रेत के नीचे से मिला है। तो इस तरह की चीज़ें कभी कभी मिलती रहती हैं जब भी सुनामी आता है और शोर लाइन शिफ्ट होता है। तो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करेंगे लोग। ठीक है, मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।